स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट या कहो एक ऐसे मुद्दे को खोलने वाले हैं जिससे सच में एक तरह से पूरी दुनिया की सत्ता और उस सो कॉल्ड एलीट समाज की नींव हिलाकर रखती है। बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं हाल ही में अनसील किए गए जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। जनवरी 2026 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे ने लगभग 35 लाख पन्नों को सार्वजनिक कर दिया है। हाँ, और ये सब्जेक्ट जितना गंभीर है हम्म, उतना ही ज्यादा उलझा हुआ भी है। वही तो। इस चर्चा के जो मेन स्रोत हैं उनमें शामिल है एप्स्टीन फाइल्स पर विकिपीडिया का नया अपडेट। इसके अलावा ब्लांच पॉन्गकुक का एक बहुत ही आई ओपनिंग लॉ जर्नल आर्टिकल जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन पीडोफाइल्स प्रोसिक्यूटर्स एंड पावर। और साथ ही हम द एज़रा क्लाइन शो के एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को भी देख रहे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट आनंद गिरुधरा दास ने इन एलीट नेटवर्क्स पर काफी गहरी बात की है। एकदम। तो इस पूरे विश्लेषण का हमारा मिशन ये है कि हम उन सनसनीखेज खबरों और हेडलाइंस से आगे बढ़ें। हम ये समझें कि आखिर ये सिस्टम, ये पावर स्ट्रक्चर्स और जो संस्थागत विफलताएं हैं यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स, वो काम कैसे करते हैं। क्योंकि ज्यादातर चर्चा सिर्फ इस बात पर होती है कि किसने क्या किया, जबकि मुद्दा ये होना चाहिए कि उन्हें ये सब करने किसने दिया। सही बात है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही क्लियर डिस्क्लेमर देना जरूरी है। इन फाइल्स में कई बड़े राजनीतिक नाम शामिल हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और भी कई बड़े लोग। हाँ, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं इसमें। बिल्कुल। तो हम ये साफ कर दें कि ये चर्चा किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं करती है। हम किसी साइड को नहीं चुन रहे हैं, सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये डिस्क्लेमर सच में ज़रूरी था, क्योंकि जब हम इन फाइल्स को देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये एक ग्लोबल क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। एक आम इंसान की तरह अगर मैं सोचूं तो इन भारी भरकम दस्तावेजों में आखिर है क्या। मतलब 300 जीबी डेटा, लाखों ईमेल्स, 35 लाख पन्ने, इस पहाड़ के अंदर आखिर छुपा क्या है। देखिए, इसके स्केल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेमेल नाम के एक आर्काइव ने इस डेटा को प्रोसेस किया है। उन्होंने बताया कि इसमें 14 लाख से ज़्यादा फाइल्स और 10 लाख से ज़्यादा ईमेल्स हैं। 10 लाख ईमेल्स। हाँ, और इसमें से एक अकाउंट मिला है gproject@yahoo.com। यहाँ से 2002 से लेकर 2022 तक के ईमेल्स निकाले गए हैं। 2022 तक। पर एप्स्टीन तो वही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। 2008 में जेल जाने के बाद भी, जब वो एक कन्विक्टेड अपराधी बन चुका था, तब भी उसके तार इन पावर स्ट्रक्चर से वैसे ही जुड़े रहे। मतलब जेल जाने के बाद भी एलीट लोग उसके टच में थे। बिल्कुल। जिन लोगों ने पब्लिकली उसे दूरी बनाने का नाटक किया था, इन ईमेल्स ने उनकी पोल खोल दी है। ये सच में थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। पर मैंने एक और चीज पढ़ी थी कि इन दस्तावेजों में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर काफी बड़ा खेल हुआ है। मतलब सब कुछ ओपन नहीं किया गया है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी के इन दावों के बावजूद लगभग 70 से 80% हिस्सा अभी भी रिडैक्ट किया गया है, यानी छुपाया गया है। 80%। फिर तो अनसील करने का क्या फायदा हुआ। वही तो। डीओजे ने कम से कम 6 ऐसे ताकतवर मर्दों के नाम छुपा लिए हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी बाहर ना आए। लेकिन सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब उन्होंने गलती से विक्टिम्स का डेटा लीक कर दिया। हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 43 से ज्यादा पीड़ितों, यानी उन लड़कियों के असली नाम, उनके एड्रेसेस और यहाँ तक कि बिना सेंसर की हुई तस्वीरें गलती से सार्वजनिक कर दी गईं। बाप रे, ये कैसा सिस्टम है। मतलब 6 ताकतवर मर्दों को बचाने के लिए पन्नों को काला कर दिया, लेकिन जिनके साथ शोषण हुआ उनकी तस्वीरें और पते ओपन छोड़ दिए। यही तो है इंस्टीट्यूशनल फेलियर। सिस्टम ने एक तरह से क्लियर कर दिया कि उसके लिए किसकी प्राइवेसी मैटर करती है। सच में शर्मनाक है ये। अच्छा, एक और चीज बहुत वक्त से न्यूज में थी, वो क्लाइंट लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट जहां अमीर लोगों को लड़कियां उधार दी जाती थी, उसका क्या हुआ। देखिए, 2019 की जो डीक्लासिफाइड एफबीआई मेमो है, वो इसको थोड़ा अलग तरीके से बताती है। उन्हें ऐसी कोई विशिष्ट क्लाइंट लिस्ट या फॉर्मल रिंग नहीं मिली जहां बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हों। अच्छा, तो मतलब वो थ्योरी गलत थी। लिस्ट वाली थ्योरी टेक्निकल टर्म्स में शायद गलत हो, लेकिन मेमो ने पीड़ितों के शोषण की पूरी पुष्टि की है। शोषण हुआ,
लोग शामिल थे, पर वो किसी फॉर्मल रजिस्ट्री की तरह ऑपरेट नहीं कर रहा था। समझ गया। और इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ है। ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यूके में भी भूचाल आया हुआ है इन फाइल्स के बाद। हाँ बिल्कुल। यूके गवर्नमेंट की लीक से पता चला कि वहां के प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन के लिए जॉन पॉन्ड नाम का एक सूडोनिम यानी फर्जी नाम यूज होता था एप्स्टीन के नेटवर्क में। और पीटर मैंडलसन और प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी भी तो इसी का नतीजा है। सिर्फ यूके ही नहीं, नॉर्वे और स्वीडन के भी बड़े अधिकारियों को अपने इस्तीफे देने पड़े हैं इन खुलासों के बाद। यहाँ ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और ताकतवर लोग हैं। फिर ये सब इस एक इंसान के जाल में फंसे कैसे? इसका जवाब दी एजरा क्लाइन शो के उस एपिसोड में बहुत अच्छे से दिया गया है। जर्नलिस्ट आनंद गिरिधरा दास समझाते हैं कि एप्स्टाइन का मूल पेशा फाइनेंस था, और फाइनेंस में लोग क्या करते हैं? वो मार्केट्स बनाते हैं। एग्जैक्टली। एप्स्टाइन ने पैसा और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इंसानों और शोहरत का एक मार्केट बना दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने उसको फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम कोनी आइलैंड भी कहा था ना? हाँ, उसने खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ढाल लिया जो न्यूयॉर्क के अमीरों की कमजोरियों को बाहर से बैठकर ऑब्जर्व करता था। वो मैप करता था कि इन अमीरों को और क्या चाहिए जो इनके पास नहीं है। और उन्हें क्या चाहिए था? उनके पास तो पहले से ही सब कुछ था। उन्हें और ज्यादा एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए था। और यहाँ बात आती है बिना जांच के भरोसा करने की, यानी ट्रस्ट विदाउट वेरिफिकेशन। जैसे वो डॉक्टर पीटर अटिया और लैरी समर्स वाला केस था। बिल्कुल सही। अमीर और पढ़े लिखे लोग सिर्फ इसलिए एप्स्टाइन से मिलते थे क्योंकि वो दावोस या टेड कॉन्फ्रेंसेस में फ्रंट रो में बैठा दिखता था, या फिर इसलिए कि उसके पास मैनहट्टन का सबसे बड़ा घर था और वो बोइंग 727 जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहते थे वो था। सही पकड़ा। ये जो एलीट लोग होते हैं ना, ये कैरेक्टर चेक नहीं करते, वो बैकग्राउंड जांचने नहीं जाते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसी नेटवर्क में आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप सबसे एक्सक्लूसिव पार्टी में हैं तो मतलब आप उनके लेवल के हैं। तो इसका मतलब वो सिर्फ उन कम उम्र लड़कियों को ही ग्रूम नहीं कर रहा था, वो इन ताकतवर लोगों को भी ग्रूम कर रहा है अपने हिसाब से। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। जेपी मॉर्गन की जे स्टेली जैसे पावर ब्रोकर को देखिए। स्टेली को एप्स्टीन की जरूरत इसलिए थी ताकि वो उन्हें दुनिया के और ज्यादा अमीर लोगों से मिलवा सकें। और एप्स्टीन को उनकी जरूरत क्यों थी? अपने लेजिटिमेसी यानी अपनी वैधता बनाए रखने के लिए। अगर जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक उसके साथ खड़ा है तो कोई उस पर शक क्यों करेगा? दोनों एक दूसरे की पावर का फायदा उठा रहे थे। पर क्या किसी को पता नहीं था? मतलब सब बिल्कुल अनजान थे इस बात से? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं था। एक बहुत मशहूर एनेक्डोट है टीना ब्राउन का। जब टीना ब्राउन को एप्स्टीन, प्रिंस एंड्रयू और वुडी एलन के साथ डिनर पर बुलाया गया तो उन्होंने आने से मना कर दिया था। हाँ, और उन्होंने इस इवेंट को द पेडोज बॉल कहकर बुलाया था। इसका साफ मतलब है कि सर्कल्स में लोगों को सच्चाई पता थी। द पेडोज बॉल, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। फिर भी MIT, हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज और लॉ फर्म्स अपना फायदा देखकर अनजाने बने रहे। उन्हें बस उसके पैसे से मतलब था। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यहाँ संस्थाएं पूरी तरह से फेल हुई हैं। ब्लांच बॉन्ग-कुक का जो लॉ जर्नल आर्टिकल है वो इस मुद्दे की जड़ तक जाता है। वो बताती हैं कि ये सिर्फ एक बुरे आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि प्रोसिक्यूशनल कंप्लिसिटी का मामला है, यानी कानूनी प्रणाली की खुद की मिलीभगत है इसमें। बिल्कुल। वो एक ऐसी संस्था की कहानी बताती हैं जिसमें नैतिकता या इंटेग्रिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एलेक्स कोस्टा ने 2007 में जो नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट या NPA किया था, वो इतिहास का सबसे अनोखा और हैरान करने वाला समझौता था। वही डील ना जिसमें उसे उम्र कैद से बचा लिया गया था? हाँ, उसे सिर्फ 13 महीने की एक बहुत ही आसान सजा मिली, और उसमें भी उसे रोज 12 घंटे अपने ऑफिस जाने की छूट थी। ते बचा लिया। एक ऐसी इम्यूनिटी दी गई जिसकी कानूनी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। यह सुनकर गुस्सा आता है। और इसी आर्टिकल में उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की भी बात की है ना, कैसे उन बच्चियों को ही सिस्टम ने टारगेट किया। सही कहा। सिस्टम ने इन पीड़ित बच्चियों को जस्टिस देने के बजाय फाइल्स में उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स यानी वैश्याएं का नाम दे दिया। ये उनकी आवाज को दबाने का और उन्हें डिस्क्रेडिट करने का एक संस्थागत तरीका था, ताकि एप्स्टीन के अपराध छोटे लगने लगे। ये क्लियर दिखाता है कि एक 2 टियर्ड जस्टिस सिस्टम काम कर रहा है।
दो तरफा कानून। इस दो तरफा कानून की बहुत ही शक्तिशाली तुलना की गई है आर्टिकल में। एक तरफ अमेरिका का वो कानूनी सिस्टम है जहां माइकल ब्राउन, तमीर राइस या एरिक गार्नर जैसे माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को सड़क पर छोटी बातों पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिसे वो हाइपर इनकार्सरेशन कहते हैं, माइनॉरिटीज को फौरन जेल में डाल देना। हाँ, और दूसरी तरफ है व्हाइट हेट्रोपेट्रियार्को प्रिविलेज। 1 करोड़पति जो व्हाइट है, जो बच्चियों का शोषण करता है, उसको सिस्टम हर तरह की कानूनी छूट, हर तरह का ड्यू प्रोसेस देता है। ये कंपैरिजन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ बच्चे टॉय गन पकड़ने पर मार दिए जाते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी रियल क्राइम्स करके 12 घंटे वर्क रिलीज पर घूम रहा है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, संस्थाएं जैसे डीओजे और बड़े वकील किस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपराधियों को पीड़ित और पीड़ितों को अपराधी बना देते हैं। ये सब नेटवर्क पावर का खेल है। आज के दौर में पावर कोई जमीन या फैक्ट्री नहीं है, पावर कनेक्शंस हैं। और एप्स्टीन ने इसी नेटवर्क पावर को पूरी तरह से हैक कर लिया था। उसका एक ही सिंपल रूल था, अगर आपके पास सही फोन नंबर्स हैं तो कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोगों को जोड़ रहा था ताकि वो एक ऐसी ढाल बना सके जिसके पार कानून की नज़र कभी जा ही ना पाए। और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, जब तक कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात तो क्लियर है कि एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा सिर्फ चंद अमीर लोगों के प्राइवेट आइलैंड पर जाने का पर्दाफाश नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये एक ब्लैक बॉक्स को खोलने जैसा है। ये ब्लैक बॉक्स हमें दिखाता है कि मॉडर्न दुनिया में पावर, वेल्थ और कानून का आपस में आखिर कैसा डरजोड़ है। ये कैसे एक दूसरे को बचाते हैं। और जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इस पूरी चर्चा से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में कानून और पावर स्ट्रक्चर्स हमेशा निष्पक्ष नहीं होते हैं। सही कहा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कानून अंधा होता है और सबके लिए बराबर होता है। पर इन फाइल्स ने दिखा दिया कि कानून महंगा होता है और जिसके पास नेटवर्क है वो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को अपने हिसाब से खोल और बंद सकता है। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती हैं कि किसी व्यक्ति की शोहरत, उसके वेल्थ और उसके कनेक्शंस देखकर उस पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम महान मानते हैं, वो भी करप्ट हो सकती हैं। बिल्कुल, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, बैंक हो या कोई इंडिविजुअल लीडर। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक आखिरी गहरे सवाल के साथ अपनी बात रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर सदियों पुरानी और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं, चाहे वो बड़ी लॉ फर्म्स हों, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज हों या बैंक्स हों, उन्होंने सिर्फ इसलिए एक अपराधी को अपनाते रखा क्योंकि उसका नेटवर्क ताकतवर था, तो आज इस वक्त हमारी आंखों के बिल्कुल सामने ऐसे कितने और नेटवर्क्स चल रहे होंगे ये बहुत ही डरा देने वाला ख्याल है, जिन्हें वही सेम सिस्टम और वही अंधे कानून आज भी बचा रहे हैं। इन नए खुलासों के बाद भी क्या कुछ बदला है या सिर्फ चेहरे बदले हैं और नेटवर्क वही है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सच में अकेले में बैठकर विचार करने की जरूरत है। वाकई। इस चर्चा में हमने इन फाइल्स और इनके पीछे छुपे उस पूरे सिस्टम का विश्लेषण करने की कोशिश की, ये समझने के लिए कि आखिर ये कड़ियां जुड़ती कहां से हैं।